नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति न्यूज। मैं हूं अंजलि त्यागी। आज हम मौजूद हैं बागपत जिला में और यहां पर खेकड़ा ब्लॉक में आज हमारे साथ मौजूद है कृषि उपनिदेशक प्रशांत कुमार। प्रशांत जी, आपका स्वागत है हमारे फसल क्रांति न्यूज में। प्रशांत जी, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए कि कब से आप जिला की कमान संभाल रहे हैं बतौर उपनिदेशक और क्या क्या यहाँ पर योजनाएं हैं जो किसानों के लिए चलाई जा रही है। जनपद बागपत में मुझे लगभग 4 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान और जनपद यहाँ काफ़ी प्रॉस्परस किसान हैं। विभाग की योजना हो चाहे कोई नई स्कीम्स हों, उसको अंगीकृत करने में वेस्टर्न यूपी के किसान हमेशा आगे रहे हैं और हमेशा उन्होंने एक अग्रणी भूमिका अदा की है, पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। और हमारे विभाग द्वारा किसानों की जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं उनको समय समय पर हम अपने गोष्ठियों मेलों के माध्यम से उनको अवगत कराते हैं। आज भी इस विकासखंड खेकड़ा में सूचना तंत्र योजना के अंतर्गत विकासखंड स्तरीय 1 दिवसीय किसान मेले गोष्ठी का आयोजन किया गया था। विभाग में किसानों के लिए यंत्रीकरण की योजना, सोलर पंप की योजना जिसको हम PM कुसुम के रूप में जानते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आत्मा योजना जिसमें किसानों को नए नए जगहों पर जहाँ से उनको ज्ञान की प्राप्ति हो सके, एक्सपोजर विजिट कराना, कहीं FPO कोई अच्छा काम कर रहा हो तो वहाँ ले जाकर उनको ये बताना कि भाई आने वाला समय FPOs के लिए है और तमाम योजनाएं जो सरकार की आएंगी वो FPO के माध्यम से ही उनका क्रियान्वयन होना है। तो किसानों को अंदर ये रुचि पैदा करने के लिए कि वो FPO कहीं जाकर देखें, जो सक्सेसफुली रन कर रहा हो अगर कोई FPO तो वो आगे भी उससे प्रेरित होकर अपना FPO बनाए। तो इस तरह की योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। बीज अनुदान पर देने की हमारे यहाँ योजनाएं हैं। खरीफ और रबी में यहाँ पर गेहूँ में हमने 2300 कुंटल गेहूँ का बीज यहाँ पर अनुदान पर लोगों को दिया। अभी धान का बीज यहाँ पर हमने अनुदान पर दिया है। आने वाले समय में सरसों का बीज आने वाला है। सितंबर में हम लोग सरसों का बीज बांटेंगे, इसके बाद फिर गेहूँ आ जाएगा। तो अनुदान परक योजनाएँ हमारे यहाँ चल रही हैं और किसानों से हमारी यही अपील रहती है कि विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी रखें। हमारा उद्देश्य भी समाचार पत्रों के माध्यम से या इस तरह की गोष्ठियों के माध्यम से यही रहता है कि हर योजना के बारे में किसान जाने और उसको जल्दी से उसका लाभ लें। सर, जैसे अभी आपने FPO का जिक्र किया है तो FPO के बारे में बताइए और जो बागपत जिला में कितने FPO हैं अब तक जो जिन पर काम किया जा रहा है। बागपत जिले में पिछले 2 वर्ष से हम लोग लगातार FPO को गठित करने के काम के लिए प्रयासरत हैं, मैं और मेरा पूरा विभाग। और यहाँ पर इस समय लगभग 9 FPO तो कार्यरत हैं ही, एक 10वें की प्रक्रिया भी शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो ये 10 FPO यहाँ क्रियाशील हो जाएंगे फिर। और इन 10 FPO की हम लोग मासिक बैठक भी जो है जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में या मुख्य विकास अधिकारी को जैसा समय हो हम आयोजित कराते हैं। और हर 3 महीने पर एक बैठक DDM नाबार्ड के माध्यम से भी की जाती है, जिसमें जो CBBO का गठन FPO के लिए किया गया है उनके द्वारा क्या योजनाएं हैं, किसानों को किस तरह से नाबार्ड जो है वो लाभ पहुंचा सकता है, ये बातें हम किसानों को उन बैठकों में बताते हैं। FPO अभी नए हैं, धीरे धीरे उनमें स्टेक होल्डर्स की संख्या हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब 300 स्टेक होल्डर एक FPO में होते हैं तो तमाम तरह की योजनाओं से वो लाभान्वित किए जा सकते हैं। आगे भी सरकार की योजनाओं के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि अगर FPO बनेंगे तो उनको हम जैसे आगे फार्म मशीनरी बैंक हो, चाहे वो बीज विधान संयंत्र हो जिसको हम सीड प्रोसेसिंग प्लांट कहते हैं, या सीड गोडाउन हो, इस तरह की स्कीम्स भी हमारे यहाँ हैं जो हम FPO को प्राथमिकता के स्तर पर हम आगे चयनित करके उनको देंगे। सर, जैसे FPO की अगर मेंबरशिप लेना चाहते हैं किसान, जो अगर कोई FPO से जुड़ना चाहते हैं उसका क्या प्रोसेस होगा सर? FPO के लिए जैसे मान लीजिए इसमें एक CEO होते हैं और इसमें CEO के बाद फिर डायरेक्टर्स होते हैं। अगर एक क्लस्टर में अगर जैसे मान लीजिए कोई किसान या कोई FPO सरसों के लिए बनाया गया है कि हम जैविक सरसों का उत्पादन करेंगे, तो उसमें उस क्लस्टर में कोई भी किसान आके उसमें जुड़ सकता है।
बस शर्त यह है कि वो एफपीओ जो है वो एक उसका कंपनी एक्ट में या सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसमें किसानों की संख्या जो है वो बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई फाइनेंशियली कोई बहुत खर्चा इसमें होता हो। आसान प्रक्रिया है, बड़ी आसानी से कोई भी किसान जो इच्छुक हो वो किसी भी एफपीओ से जुड़ सकता है। मतलब इसमें कोई उनको फीस या कोई शुल्क नहीं देना पड़ता एफपीओ से जुड़ने के लिए? नहीं, वो एक बार जब एफपीओ का रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो उसमें और किसानों को जुड़ने में ऐसा नहीं है कि उनको कुछ पैसा देना पड़ता हो, और उसमें जो है बल्कि उसकी संख्या और बढ़ाना चाहिए। जैसे हमारा एक एफपीओ जो छपरौली में काम कर रहा है वो लेमन ग्रास ऑयल पे काम कर रहा है। उनका लेमन ग्रास का जो ऑयल है वो तमाम मॉस्किटो रिपेलेंट कंपनियां उनसे ले रही हैं। वो अपना ब्रांड नेम लगा के भी उसको बेच रहे हैं। करीब 1100-1200 रुपये प्रति लीटर की दर से वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं वैल्यू एडिशन करते हुए। तो उसमें करीब 700-800 फार्मर्स जुड़ चुके हैं उनके साथ, और वो उनके साथ जो है लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं और लाभ अर्जित कर रहे हैं। सर, अभी हमने आपको सुना, आप काफ़ी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को और मिट्टी के हेल्थ को लेकर काफ़ी सजग हैं। तो क्या आप नेचुरल फार्मिंग को लेकर भी कोई किसी प्रोजेक्ट पे भविष्य के लिए योजना बना रहे हैं? देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम रासायनिक खादों का प्रयोग कम करें, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके विषाक्त प्रभाव, चाहे वो हम सब्जी इस्तेमाल करते हों, चाहे कोई खानदानी फसलों को इस्तेमाल करते हों, वो आपके शरीर पर, आपके पर्यावरण में, आपके वातावरण में कहीं ना कहीं जरूर परिलक्षित होता है। तो सरकार और शासन की ये मंशा है कि हम प्राकृतिक तरीके से खेती करें। जैसे हम बहुत पहले हमारे यहाँ परंपरा रही थी, कोई भी खाद का प्रयोग नहीं हुआ करता था, कोई भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का प्रयोग हम लोग नहीं करते थे, और उनका स्वाद और गुणवत्ता बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो ये प्राकृतिक खेती पे हमें इसलिए भी आना पड़ेगा कि हमारी सॉइल की हेल्थ जो है वो लगातार खराब हो रही है। रासायनिक उर्वरकों का हम लगातार अगर प्रयोग करेंगे तो भूमि की उर्वरा शक्ति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ना तय है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई, अगर आपको रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना ही हो तो कम से कम मृदा परीक्षण करा लें कि आपकी मिट्टी के अंदर कौन सा तत्व कितनी मात्रा में, और उसका जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी परीक्षण जरूर कराएं, जिसमें जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, सल्फर, इसकी क्या स्थिति है, उसका क्या स्टेटस है आपकी सॉइल में, ये आपको पता चल पाएगा। और आप केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ही नहीं, उन तत्वों को भी आप, जैसे जिंक अगर कम है तो जिंक भी आपको देना चाहिए, और अगर सल्फर कम है तो सल्फर भी देना चाहिए, कॉपर कम है तो कॉपर भी देना चाहिए, फेरस कम है तो फेरस भी देना चाहिए। तभी हम मानेंगे कि भाई संतुलित मात्रा में हमने उर्वरक दिए हैं। और बहुत अच्छा तो ये हो कि हम लोग धीरे धीरे इनको प्रयोग को कम करें, और प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ सरकार का बहुत रुझान भी है, उनकी कीमत भी अच्छी मिलती है। अगर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा तो मार्केट में जाहिर तौर पर सामान्य प्रोडक्ट से ज़्यादा उसकी कीमत लेकर खरीदारों की लाइन लगी हुई है। लोग किसी भी कीमत पर अच्छे प्रोडक्ट को खरीदना भी चाहेंगे, और आगे वो पर्यावरण के लिए, हम सबकी हेल्थ के लिए भी बहुत लाभकारी होगा। इसके लिए भी तमाम तरह की योजनाएं धीरे धीरे सरकार ला रही है। इसमें एक प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की एक योजना हमारे आई है, जिसमें हमने क्लस्टर में 500 हेक्टेयर का क्लस्टर प्रत्येक ब्लॉक में हमने चयनित किया है, और उसमें आगे आने वाले समय में हम प्रोत्साहन की धनराशि भी किसानों को देंगे। ऐसा जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम आगे चलाया जाएगा। सर, जल संचित करने के को लेकर किसानों को आप कौन सी विधि के तहत योजना दे रहे हैं? क्या उनको अनुदान मिल रहा है? सिंचाई योजना के तहत भी सरकार बड़े स्तर पर काम करे, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, जमीन में का जो जलस्तर जो है वो लगातार धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश और देश के कई ब्लॉक्स डार्क जोन में चले गए हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि किसानों को हमें ये प्रेरित करना ज़रूरी है कि भाई अपने सिंचाई जल का दोहन बहुत सोच समझ कर करें, और आवश्यकता पड़ने पर ही करें, और सिंचाई जल के दोहन को कम करें, बचाएं। आवश्यक हो उतना जरूर दें, लेकिन अनावश्यक रूप से उसका जो है दुरुपयोग ना करें। जैसे कि गन्ने के खेत में हम देखते हैं कि किसान जो है रात को अपना पंप सेट चला देते हैं और रात भर पानी उसमें लगता रहता है, अनावश्यक वेस्ट हो रहा है जितनी उसमें आवश्यकता नहीं है। एक बहुत ही प्रमुख योजना है जो प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी की तरफ से चलाई जा रही है, जिसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और इस योजना में लघु एवं सीमांत कृषकों को 90% अनुदान पर और सामान्य कृषकों को 80% अनुदान पर ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम जो है किसानों को लगाए जाते हैं, जिन पर उनको बहुत कम पैसा देना पड़ता है। अगर हम बात करें ड्रिप इरीगेशन की तो वो गन्ने में बहुत कामयाब है,
और भी सभी फसलों में कामयाब है। लोग कहते हैं कि भाई गन्ने में हम छिड़काव विधि से सिंचाई नहीं कर सकते, स्प्रिंकलर से कैसे करेंगे, तो वहाँ पूरी तरह से ड्रिप सिस्टम कामयाब है और जो 90% अनुदान पर हमारे देश और प्रदेश के सभी किसानों के लिए सरकार की तरफ सरकार लेकर आई है इसको, और इसमें बहुत ही कम पैसा देना पड़ता है। ड्रिप इरीगेशन के 1 हेक्टेयर की कॉस्ट लगभग 1,30,000 के आसपास आती है। अगर हम 10% की बात करें तो सिर्फ 12 या 13,000 रुपये में वो सिस्टम पूरे हेक्टेयर में लग जाता है, जिससे हम पानी का के सिंचाई जल का जो दोहन हो रहा है उसको भी बचा सकते हैं। और इसके अलावा हम लिक्विड फर्टिलाइजर का प्रयोग अगर करना चाहें तो टैंक सिस्टम से ड्रिप के माध्यम से हम लिक्विड फर्टिलाइजर भी उसमें दे सकते हैं, जहाँ पर हम किसी भी फर्टिलाइजर को उसका घोल बनाकर उसको जो है अगर हम प्रयोग करने में हमें दिक्कत आती है वैसे मैनुअली देने में, लेकिन ड्रिप इरीगेशन से वो भी बहुत आसान हो जाता है। और इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम भी है छोटी बढ़ने वाली फसलों के लिए, जैसे कि सब्जी की फसलें हों, चाहे वो सरसों की फसल हो, चाहे और छोटी बढ़ने वाली फसलें हैं, उनमें स्प्रिंकलर सिस्टम पूरी तरह कामयाब है, जो कि सिंचाई जल को 50 से 60%, कहीं कहीं 70% तक बचाता है। तो आगे आने वाले समय में हमें इस तरह की योजनाओं के बारे में किसानों के बीच जाकर बात करनी ही होगी, क्योंकि हमें अपने भूमिगत जल को बचाना है। ये सरकार का, हमारा सबका संकल्प है और यही बात हम किसानों को अपनी गोष्ठियों के माध्यम से हमेशा बताते भी हैं कि इससे आपको लाभ है, आपकी पैदावार पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, उत्पादन लागत आपकी वही रहनी है या बढ़ सकती है, और सरकार आपके लिए अनुदान की योजना बहुत अच्छी लेकर आई है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। ये हम लोग लगातार गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को बताते रहते हैं। सर, जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आमतौर पर आजकल देखा जा रहा है कि लोग अपनी परंपरागत खेती से दूर होते जा रहे हैं। सिर्फ एक गन्ना है जिसको बड़े स्तर पर उगाया जा रहा है, दलहन पूरी तरीके से किसान दूर हो चुका है, दलहन नहीं उगाया जाता है, ऑयल पल्सेस जो है उनसे भी दूर है। तो इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए विभाग क्या कुछ कर रहा है, कैसे जागरूक कर रहा है किसानों को? क्योंकि अगर दलहन नहीं उगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उर्वरा मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। आप ठीक कह रही हैं कि दलहन का एरिया जो है बढ़ाने के लिए हमको जरूर प्रयास करना चाहिए। किसानों से भी हम लोग कहते हैं कि भाई दलहन की आप कॉस्ट देख रही हैं कि लगातार दालों के दाम, मतलब कोई भी दाल आपको 125-150 रुपये से कम बाजार में उपलब्ध नहीं है। वो इसी वजह से है कि उसका एरिया घट रहा है, उत्पादन कम हो रहा है। इसलिए जब भाई डिमांड और सप्लाई का सिस्टम है, अगर किसी चीज़ की डिमांड है और अगर उसकी उत्पादकता कम है तो निश्चित रूप से उसका रेट बढ़ेगा। अगर हम इसको एरिया को बढ़ा पाएँ तो इसमें हमारे लिए भी अच्छा है। और दाल जो है प्रोटीन भी देने वाली चीज़ है, कि हमको सामान्य तौर पर चीज़ों में प्रोटीन नहीं मिलता है, लेकिन दाल को अगर हम अपने जीवन में अपनी थाली में एक आवश्यक बना लें तो उससे हमको प्रोटीन भी मिलेगा। लेकिन दालों को बढ़ावा न दे पाने के पीछे, या किसान उसको जो नहीं उसको एरिया बढ़ा रहे हैं, उसके पीछे कई लोकल प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि कुछ निराश्रित गोवंश की समस्या है, कहीं जंगली जानवरों की समस्या है कि उसको दलहन को जो है वो बहुत जल्दी जो है नष्ट कर देते हैं, तो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि दलहन का बीज महंगा भी आता है। हालांकि विभाग इसके लिए बहुत योजनाएं चलाता है। दलहन का बीज भी हम लोग 50% अनुदान पर देते हैं। फ्री मिनी किट के माध्यम से भी हम किसानों को देते हैं। 2-2 किलो के मिनी किट्स जो उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें हम उर्द के, मूंग के, इस तरह के बीज इसलिए फ्री देते हैं लोगों को, भाई आप फ्री लेके जाइए, करके तो देखिए कम से कम, और कुछ नहीं तो इंटरक्रॉपिंग के तरीके से ही करिए। गन्ना आप नहीं छोड़ सकते, गन्ना में सफजली खेती के रूप में आप दलहन इस्तेमाल करिए, जिससे आपके बजट में जो है वो खेती भी आ जाएगी, क्योंकि उसमें आपके लिए अतिरिक्त पानी या अतिरिक्त खाद की आवश्यकता तो आपको है नहीं। आपकी उत्पादन लागत उससे बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी उससे। तो और इनकम को बढ़ाना ही सरकार का ध्येय है अल्टीमेटली, कि किसान की आमदनी बढ़े और एक संतुलित मात्रा में हम लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हुए, कृषि में विविधीकरण लाते हुए सभी प्रकार की फसलों को समान रूप से जो है स्वीकार करें और उनका उत्पादन करें और अपनी आय को बढ़ाएं। इसके लिए भी विभाग लगातार प्रयासरत है, गोष्ठियों के माध्यम से भी। और जब बीज हमारे पास आता है तो प्रमुखता से हम किसानों को बताते हैं कि भाई ये फ्री है, आपके लिए मिनी किट के रूप में दिया जा रहा है, आप इसका प्रयोग करें। ये योजना आगे भी हम लोग चलाते रहेंगे। और दलहन और तिलहन के लिए भी हमारे पास सरसों के मिनी किट, जैसे आपने कहा कि तिलहन को बढ़ावा देने के लिए क्या है, तो तिलहन के लिए NFSM-OS या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत ऑयल सीड की एक योजना है, जो सितंबर से हमारे यहाँ अभी एप्लीकेबल हो जाएगी। और सितंबर में पीली सरसों का और दूसरी सरसों का बीज हमारे यहाँ आएगा, जिसको हम सामान्य वितरण में 50% पर और कुछ मिनी किट के रूप में फ्री भी वितरित करेंगे, जिससे किसानों में इसके प्रति रुझान बढ़े। सर, आप फसल क्रांति के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को कोई संदेश देना चाहते हैं, जो भी आप कहना चाहेंगे, क्योंकि वो अभी आपको देख रहे हैं, तो ये मौका है आपके पास भी कि किसान भाइयों से आप कुछ कहें और उन्हें संदेश दें कि कैसे वो अपनी खेती को आगे बढ़ाए और किस तरीके से ज़्यादा मुनाफा लें। मैं चूँकि कृषि विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, तो हृदय से मेरी यही इच्छा थी, भगवान से भी यही कामना मेरी रहती है कि किसान अपने जीवन यापन में या अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को किसी भी तरह ऊंचाई पर ले जाएं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें
अपना जीवन स्तर में सुधार ला सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी आमदनी बढ़े, और आमदनी बढ़ाने के लिए जो सरकार की योजना है उनका किसान भाई उसकी जानकारी करें। आपके क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारी हैं, आपके ब्लॉक स्तर पर कर्मचारी हैं, उनसे जाकर पूछें। हालांकि विभाग समाचार पत्रों के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से अपनी योजनाओं को आपके बीच में लेकर आता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आवश्यकता है तो आप अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों से संपर्क करके उनकी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। गुणवत्तापरक खेती करें, अपने कीमत, अपने प्रोडक्ट को इस लायक बनाएं कि उसकी कीमत आप खुद तय कर सकें, क्योंकि कोई भी उत्पादक होता है वो अपनी कीमत खुद तय करता है। किसान को भी हक है कि वो अपनी कीमत खुद तय करे, लेकिन बात अगर वहीं आकर रुक जाती है तो आपके प्रोडक्ट में गुणवत्ता आनी चाहिए, और इसके लिए आप क्वालिटी के टाइप के प्रोडक्ट आप उत्पाद पैदा करें, जिससे उससे आपको अच्छा उसकी कीमत मिले, उसका मूल्य मिले, और आप अपना जीवन स्तर उठा सकें। कृषि विभाग का और मेरा आप सबसे यही अपील है, और सरकारी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका हर योजना का आप लोग लाभ प्राप्त कर पाएँ। इतना जो है आपको जागरूक होना पड़ेगा कि कोई भी मंच ऐसा हो जहाँ से कोई आपके मतलब की चीज़ अगर कोई हो, कोई जानकारी आपको मिल सकती हो, तो आप इसको जरूर प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने फसल क्रांति के लिए अपना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।